हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोग के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MK क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित गुणोत्तर श्रेणी प्रश्नावली 9K के क्लास को क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपने 9K प्रश्नावली को क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक बहुत दिनों के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उसका कारण एक था, परीक्षा चल रही थी मेरी और कुछ तबीयत भी खराब था, इसीलिए वीडियो बनाना मेरा बंद हो गया था। लगभग एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बनाना जारी किया हूँ एक बार पुनः। तो चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार पुनः, इस चीज़ को भी जान लीजिए कि हम जो है मनोहरे के बुक से लगवा रहे हैं। और मनोहरे के बुक से लगवाने का एक कारण है कि इसमें आपको आपके क्लास मतलब 11th की तो तैयारी अच्छे से हो ही रही है और साथ ही साथ इन फ्यूचर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का कभी भी एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस बुक्स आपको बहुत लाभदायक होंगे। और ठीक है ना, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे जब समय आएगा तब। और चलिए चलते हैं। कारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि m और n के बीच समांतर माध्य तथा a और b के बीच गुणोत्तर माध्य प्रत्येक इसी के बराबर हैं, तब m तथा n का मान a और b के पदों में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए चलिए, बहुत सीधी सी बात है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है am, ठीक है ना, दो संख्याओं का समांतर माध्य उन्हीं संख्याओं के योग का आधा होता है। तो m और n है, क्या स्मॉल में रहेगा यहाँ पर। चलिए स्मॉल ये और स्मॉल b में रहेगा। अब सही है भैया, यहाँ भी सही है ना, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं के योग का क्या होता है, आधा होता है। और कह रहा है कि जो m और n के बीच समांतर माध्य वो इसके बराबर है। तो यहाँ से इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ m + n/2 और समांतर माध्य का मान कितना है, ma + nb/m + n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो गुणोत्तर माध्य होता है उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल की क्या होता है, बराबर होता है। और संख्याएं हमारे पास कैपिटल ए बी हैं। क्यों भैया, कैपिटल ए बी है ना किताब में, स्मॉल ए बी है, स्मॉल ए बी है। तो यहाँ स्मॉल ए बी, थोड़ा ध्यान देना भैया, स्मॉल में कहीं कोई गलत ना लिखवा दिए हो मुझे। तो अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज, ठीक है ना, गुणोत्तर माध्य जो हमारे पास है वो कितना दे दिया गया है। कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य भी हमारे पास ma + nb/m + n। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। हम आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समीकरण 1 के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 व 2 से सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। m + n/2 ये किसके बराबर होगा, होल रूट में ab, ये सब किसके बराबर होंगे, ये सब आपके बराबर होंगे ma + nb/m + n के बराबर होंगे। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं m + n बराबर में रूट में 2, ठीक है ना, रूट में ab। इतना तो लिख सकते हैं ना आप लोग, 2 का भाग था 2 का गुणा हो जाएगा। तथा इसे आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब क्या होगा, तथा रूट में ab ये भी किसके बराबर होगा, ma + nb/m + n के ये भी बराबर होगा। अब एक काम करिएगा, इसका इसके साथ आप लोग गुना कर दीजिए, भाग है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। रूट में ab और इंटू में m + n/ma
प्लस कितना हो गया, एन बी हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसका अंदर घमासान कर दीजिए, तो यम रूट में ए बी बचेगा प्लस यन रूट में ए बी बचेगा बराबर यम ए और प्लस यन बी हो गया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करिए, यम कहाँ है, इधर है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यम रूट में ए बी और यहाँ से आपके पास क्या लिखा है, यन रूट में ए बी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, यम रूट में ये कॉमन है क्योंकि ए में रूट ये छिपा हुआ है, तो एम रूट में ए मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ रूट में ये बचा और यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ आपके पास रूट में बी बचा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन है, यन कॉमन है, बी रूट में बी कॉमन है तो क्या बचेगा, रूट में ये माइनस में रूट में बी और इस चीज़ से ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यम रूट में ए बराबर यन रूट में बी। हमें किसका मान निकालना है, हमें ए और बी, एम और एन का मान निकालना है। किसके पदों में, ए और बी के पदों में। तो यम बराबर हो जाएगा आपके पास यन रूट में बी, गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग, और इससे आप लोग समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, 4। ठीक है ना। एम का मान हम रखने वाले हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या लिखा है, यम, ठीक है ना, एम के जगह पर कितना होगा हमारे पास, यन रूट में बी बाई रूट में ये प्लस में एन इक्वल ट्वाइस टाइम होल रूट में ए बी। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, यन दोनों में से क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो जब यन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, रूट में बी बाय रूट में ये प्लस 1 बराबर ट्वाइस टाइम होल रूट में ए बी। थोड़ा उत्तर आप खोले रहिएगा मिलान करने के लिए। यहाँ से क्या होगा, एन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बटा 1 लिख सकते हैं ना, रूट बी एक नाम रूट बी, रूट ए का नाम रूट ए, तो इसको लिखने वाले हैं रूट ए प्लस रूट में बी और बाई में रूट में ये इक्वल ट्वाइस टाइम रूट में ए इंटू रूट में बी, इसको लिख सकते हैं। अब क्या होने वाला है, यन बराबर आपके पास क्या बचेगा, 2 रूट में ये रूट में बी, ये क्या होगा उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो रूट में ए बटे रूट में ए प्लस रूट में बी। अब क्या पाएंगे आप, यन बराबर, ठीक है ना, यन बराबर आपको मिलेगा क्या, 2 रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, रूट बी हो जाएगा, होल बाय रूट ए प्लस रूट बी। क्यों भैया, एन का मान इतना आ रहा है। अब आइएगा, इस यन का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 4 में रख देंगे। एन का मान समीकरण 4 में रखने पर अगर यन का मान हम लोग समीकरण 4 में रख दें तो किसका मान मिल जाएगा, एम का मान मिल जाएगा। एन का मान समीकरण 4 में रखने पर लिख लीजिएगा, पर एम, एन का मान ट्वाइस टाइम ए रूट में बी होल बाई रूट में ए प्लस रूट में बी और इनटू में क्या आपके पास है भैया, इनटू में आपके पास है रूट में बी और बाई रूट में ए। ठीक है ना। यहाँ देखिए रूट ये छिपा हुआ है, ए को रूट ए गुना रूट ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, m बराबर, और रूट b में रूट b का गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2b और भी यहाँ रूट a बचा हुआ है और होल बाई रूट में a प्लस रूट में b।
तो इस प्रकार से हमने m का और n का मान बड़े आसानी से निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार इसी सवाल को मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चंस लगाने से पहले आप उस क्वेश्चंस के तह तक जाइए, जड़ तक जाइए कि वास्तव में क्वेश्चंस का भाव क्या है, और तब अपने कार्य को जारी करेंगे। जब तक क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे तब तक सवाल कदाप नहीं लगा पाएंगे, रट्टा भले मार कर लगा दे। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस 14 यही कह रहा है कि यदि m और n के बीच समांतर माध्य तथा a और b के बीच गुणोत्तर माध्य प्रत्येक इसी के बराबर है, मतलब m और n का समांतर माध्य यही है जो a और b का गुणोत्तर माध्य है। इतनी बात समझ में आ गया ना। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य उन्हीं संख्याओं के योग का आधा होता है और समांतर माध्य का मान दे दिया गया है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? उन संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों ही इसी के बराबर हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो उस सिचुएशन में ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? इसी के ना बराबर होंगे ना। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ 2 का भाग था, 2 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से होल रूट में ए बी, इसे समीकरण 3 बना लिए। फिर इसके बाद इसको बराबर कर दीजिए। यहाँ भाग है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। रूट ए बी का अंदर घमासान कर लीजिए, यम एक साइड में, यन एक साइड में, तो क्या पाएंगे आप? एक संबंध पा लिए एम एन के मध्य में m बराबर n होल रूट में b बाई ए। इस m का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आप n के मान को पा लेंगे, इस n का मान इसमें रख देंगे तो आपने m का मान पा लिया। ठीक है ना। कितना आसान था भैया, बहुत आसान था। तो नोट करिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस में। तो चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही मेरे पास है। ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतने के अनुपात में है। अच्छा ये बताओ भैया, ये थोड़ा दिमाग लगाइए आप। 3 + 2√2 लिखा है, अनुपात माने बटा होता है। 3 - 2√2 है। इसका ये मतलब है कि वही संख्याएं एक बार प्लस में है और वही संख्याएं एक बार माइनस में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ योगांतरानुपात का संबंध है। एक बार योग है और एक बार अंतर है और उनका अनुपात है। तो इस नियम को योगांतरानुपात नियम कहते हैं कि अगर दो संख्याएं मान लेते हैं a बाई बी है, और अगर हम लोग a + b कर दें और a - b कर दें, मतलब एक बार योग कर दें एक बार अंतर कर दें, तो इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? योगांतरानुपात का नियम। बात समझ में आ रहा है ना। इसे योगांतरानुपात का नियम कहते हैं। तो आइए अभी चलते हैं, बात क्लियर हो जाती है। अभी ध्यान दीजिएगा आगे क्या होने वाला है। दो संख्याओं, तो कोई दो संख्या आप लोग मान लीजिए, तो ए बी आगे आता है तो ए बी ही मान लीजिए। एक्स वाई मानना, एक्स वाई मान लीजिए। चलो मान लेते हैं एक्स वाई। मान लिया संख्याएं एक्स व वाई है। अब क्या करा? दो संख्याओं का योगफल, देखिए दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। बात समझ में आ रहा ना। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब एक बात थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हमें मिल जाए रूट में x प्लस रूट में y का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट में y स्क्वायर प्लस 2 रूट में a इंटू रूट में b। अरे भाई a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या हो गया? b हो गया। तो यही तो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या? रूट एक्स स्क्वायर को x लिख सकते हैं और रूट y स्क्वायर को y लिख सकते हैं और प्लस 2 रूट में x y। इतनी बात समझ में आ रहा? थोड़ा देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कि कैसे कैसे सवाल सर जी आगे लगाने वाले हैं। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली इसका ऑपरेशन कर देता और मैं इस चीज़ को अपने मन से कर लेता, लेकिन काहे अपने मन से करेंगे भैया? कॉन्सेप्ट दे करके ही करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रूट में 6y हो गया
और यहाँ पर x प्लस वाई, कहीं ना कहीं रूट एक्स वाई हमें यहाँ इधर चाहिए इतना पाने के लिए। तो एक काम करते हैं, 2 रूट में एक्स वाई चाहिए, तो एक काम करते हैं x प्लस वाई बराबर 2 रूट में एक्स वाई, 2 3 6 इंटू 3 कर लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ से इस चीज़ को हम लोग नीचे लाने वाले हैं, x प्लस वाई बाई 2 रूट में एक्स वाई इक्वल 3 यहाँ कर दिए, ठीक है ना। अब यहीं पर हम तुरंत लगाएंगे कौन सा नियम, योगा अंतरा अनुपात का नियम। योगा अंतरा अनुपात नियम लगाने पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 2 रूट में एक्स वाई होल बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट में एक्स वाई 3 प्लस 1 3 माइनस 1, यही तो योगांतर अनुपात होता है। अब इसके बाद में इस x को हम लोग लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, इस y को रूट में y का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर दिया। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा होगा क्या, रूट में x प्लस रूट में y का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब रूट में x माइनस रूट में y का होल स्क्वायर। 3 1 4, 3 में से 1 गया 2, 2 1 2, 2 4। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से अब क्या बचा आपके पास, रूट में x प्लस रूट में y का होल स्क्वायर होल बाई रूट में x माइनस रूट में y का होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है ना। कितना बचा मेरे पास, 2/1 बचा, या 2 केवल मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें √2 चाहिए और √2 तभी मिलेगा जब हम वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वर्गमूल लेने पर, और यहाँ पर √2 लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब क्या करेंगे, पुनः क्या लगाएंगे, योगा अंतरा अनुपात का नियम लगाएंगे। पुनः योगा अंतरा अनुपात नियम लगाने पर क्या होगा, रूट में x प्लस रूट में y, एक बार प्लस में चलेगा वही चीज़, और एक बार वही चीज़ किस में चलेगा, माइनस में। देखिए यहाँ पर उन्हीं संख्याओं का योग हो गया, और एक बार उन्हीं संख्याओं का क्या चलेगा भैया, अंतर चलेगा। माइनस है, अलर्ट हो जाइए, ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, √2 प्लस 1 होल बाई √2 माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस रूट y से रूट y कैंसिल, ये रूट x से रूट x कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बचा क्या, 2 रूट में x बाई 2 रूट में y इक्वल रूट में 2 प्लस 1 होल बाई √2 माइनस 1। इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, दिखाइए संख्याएं इतने अनुपात में है। तो संख्याएं अभी हमारा एक्स वाई था और ये रूट में आ रहा है, तो रूट से इसको मुक्त करना, उसके लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग लेना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जगह कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी खत्म हो जाएगी, और यहाँ लग जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको आप ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर मतलब 2, बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या होगा, x बाई वाई इक्वल 2 और 1 कितना होता है, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, इसको लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 3 प्लस 2√2 अनुपाते 3 माइनस 2√2। और आपने देखा समझा कि वही संख्याएं
इसी के अनुपात में हो गई। जैसा मुझे सिद्ध करने के लिए कहा था मैंने कर भी दिया। बड़ा आसान सवाल था। यहाँ योगा अंतरानुपात अगर आप समझ गए तो इस सवाल को समझने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पहुँच गए हैं, तो अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए हम इस सवाल को भी समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसा कहा है, पहला स्टेटमेंट कहाँ से महाभारत शुरू हुआ है, दो संख्याओं का योगफल उन संख्याओं के गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, 6 का ऑपरेशन कर दिया, 2 और 3 में काहे किया, दिखाया। इस चीज़ की कमी खल रही थी, इधर ला दिया। मैंने योगा अंतरानुपात लगा दिया, एक बार वही चीज़ इसके साथ प्लस, एक बार उसके साथ माइनस हो गया। प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फिर से लगा दिए योगा अंतरानुपात नियम, इतना मिला। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दिए, करड़ी खत्म हो गया। इसके बाद वही संख्याएं उसी अनुपात में मिल गई जिस अनुपात में मुझे चाहिए था, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने प्रूव किया। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया, हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते हैं। कह रहा है यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए संख्याएं, ठीक है ना, a प्लस माइनस होल रूट में a प्लस जी इंटू a माइनस जी हैं। तो चिंता ना करिए, दो संख्याएं आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। चलो x y मान लेते हैं। तो दो धनात्मक संख्या है तो मान लिया दो धनात्मक संख्याएं x व y हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है कि a जो है दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए आप लोग जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। ये समांतर माध्य कितना है भैया, a है, और समांतर माध्य उन्हीं संख्याओं के योग का आधा होता है। तो इसका ये मतलब होगा कि x प्लस वाई, दो का भाग दो का क्या हो गया, गुणा हो गया। एक संबंध आपने पा लिया कि उन्हीं संख्याओं का योगफल उसके समांतर माध्य का दुगना होता है, ठीक है ना। तथा जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना है आपके पास, कैपिटल G है। अच्छा, उन्हीं संख्या के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपने पा लिया। इसको लिख देते हैं ऐसे सुंदर सा AB, बस AB का है, एक्स वाई है संख्या है तो एक्स वाई ही लिखो। यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को ऐसे लिख दे रहे हैं कि, ठीक है ना, गुणोत्तर माध्य दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना, एक्स वाई बराबर कितना आपको मिला, जी स्क्वायर मिला, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब क्या है, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए संख्याएं, क्या लिखा है सवाल, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस। चलिए ठीक है। अब एक काम करिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, और मुझे संख्याएं बताना है। तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस आया तो सिरधराचार्य विधि लगता है, और सबको पता है कि द्विघात समीकरण जब पहले हमारा बनता है तब क्या लगता है, सिरधराचार्य विधि लगता है। याद करिएगा क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण बनाना जब उन्हीं संख्याओं का योगफल और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। दूसरे भाषा में मूल वहाँ अल्फा बीटा मानते थे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सपोज करिए अल्फा एक्स है, बीटा कितना है, वाई है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योगफल का मान कितना है, 2a है, 2a कर दिया, इंटू में कौन है, x है, वो भी कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब x इंटू वाई का मान कितना है, जी स्क्वायर। ये हमारा बन गया, एक हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब यही सिरधराचार्य विधि आपको बताया गया होगा, सिरधराचार्य विधि पंडित जी हैं,
द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए तरीका होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस होल रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जहाँ a b c क्रमशः x y के गुणांक तथा c क्या है हमारे पास अचर पद है। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर माइनस बी का ये मतलब है बेटा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है यही होता है। बात समझ में आ रहा ना। तो b क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है आपके पास, माइनस में 2a है ना, माइनस में 2a, तो माइनस 2a कर दिया। फिर क्या है, प्लस माइनस वो भी कर दिया। फिर आपके पास है बी स्क्वायर का मतलब x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, माइनस 2a, और इसका क्या चलेगा, होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर x स्क्वायर गुणांक कितना है 1 कर दिए, और c के जगह पर कितना कर दिया, जी स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आया। और होल बाई 2a के जगह पर कितना है 1 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, x ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2a प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर इसके बाद में माइनस 4g स्क्वायर होल बाई 2, सब में 4 कॉमन है। 4 जब अपने, ठीक है ना, घर से बाहर निकलेगा, मतलब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो सब में से 2 कॉमन लीजिए। आप 11 में पहुँच गए हैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ठीक है ना, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, a प्लस माइनस, और यहाँ बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस, वर्गांतर के फार्मूला से। तो x का मान मैंने, ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए संख्याएं, ठीक है ना, जो संख्याएं हमारा था वो मैंने क्या किया था भैया, ठीक है ना, द्विघात में कर दिया। एक संख्या मेरे पास x a होगा, ठीक है ना, प्लस वाला होगा, और जब दूसरा लेंगे तो y वाला क्या होगा, निगेटिव में होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट करिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 500 रुपये धनराशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, और उसके बाद का 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट दिया है, ठीक है ना, मूलधन दिया है, प्राइज 500, दर रेट 10%, समय यन 10 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है ना। मुझसे पूछा गया है क्या, अमाउंट पूछा गया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। बात समझ में आ रहा ना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर n। p का मान है 500, ठीक है ना, 1 प्लस r का मान है 10 बाई 100, n का मान है 10, 10 500, 1 प्लस, ठीक है ना, 10 एकन 10, 11/10 के पावर 10। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कितना रहा है। मिला आंसर भैया 500 ब्रैकेट में 1 into 1, हाँ 1.1 पावर 10। वही बात है, 1.1 मतलब इसको लिख सकते हैं, 10 को भाग देंगे जब तो 1.1 नहीं बनेगा आपका, और होल टू पावर 10 यही आपका मिलेगा a, ठीक है ना। नोट करिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर अपने 18 पर, ध्यान दीजिएगा। करा यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य, तो समांतर माध्य को am से, और समांतर माध्य किसके बराबर होता है, समांतर माध्य दे दिया गया है 8, समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2, यही तो होता है, दो संख्याओं के योग का आधा होता है, और समांतर माध्य ऑलरेडी हमारा दिया गया है 8,
तो a प्लस बी बाई 2, दिस एम्प्लाइज a प्लस बी, 8 दूनी 16, ये हो गया। इसके बाद जो गुणोत्तर माध्य होता है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है। और गुणोत्तर माध्य का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, होल रूट में ए बी और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट में ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी 55 25। देखिए ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। यही आपका होगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का मान 16x, ए इंटू बी का मान 25 लीजिए, यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण और ये इसके बराबर होगा 0 के, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सवाल था यार, नोट करिए। फिर जो मेरा अगला क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा भैया। तब तक के लिए सभी दोस्तों से शुभ रात्रि, नमस्कार।